हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथ ही हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। और आपने देखा किस प्रकार से हमने एक एक करके पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, हमने पहले पढ़ा फोरकास्टिंग टेक्निक्स हमने पढ़ा। फोरकास्टिंग बाद हमने पढ़ा यहाँ पे एग्रीगेट प्लानिंग पढ़ा। फिर उसके बाद हमने एमपीएस पढ़ा। फिर हमने यहाँ पे एमआरपी पढ़ा, एमआरपी सेकंड पढ़ा। और आज हम उसके आगे की यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा है राउटिंग, शेड्यूलिंग एंड आपका प्रायोरिटी डिस्पैचिंग हम बात करेंगे। और उसके बाद आपका एक नया टॉपिक आया है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ जीआईटी इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। आपने ये जीआईटी वर्ड तो आपने कई बार सुना होगा। यहाँ पे आज आप एग्जैक्ट मीनिंग समझ पाओगे और एग्जैक्ट चीज़ें समझ पाओगे यहाँ पे जीआईटी होता क्या है और इसका मीन्स क्या है। और ये आज आने वाले जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है ये धीरे धीरे इन्वॉल्व क्यों हो रहा है वो आप यहाँ पे इस लेक्चर में आप समझ पाओगे। तो आप देख सकते हो भी हमने क्या क्या पढ़ चुका है। ठीक है, आप पूरा सिलेबस आपको मैं यहाँ दिखा दिया हूँ, जो आपका यूनिट सेकंड का पूरा यहाँ पे सिलेबस है। हमने स्टार्ट किया प्रोडक्शन प्लानिंग से, मैंने स्टार्ट किया प्रोडक्शन फोरकास्टिंग टेक्निक से। वो आपकी जो कैजुअल मॉडल थी इसकी आपके एक वीडियो आई थी, उसमें आपका कैजुअल मॉडल था आपका। फिर आपने टाइम सीरीज के यहाँ पे 2 वीडियो आए थे, जिसमें एक हमने बात किया था मूविंग एवरेज, फिर हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग बात किया था। सेकंड लेक्चर में बात किया ट्रेंड एंड सिग्नलिटी की हमने बात किया था। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आया था वहाँ पे हमने बात किया था एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है, सिर्फ एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग की हमने बात किया। फिर जो वीडियो है हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग, मटेरियल, एमआरपी की हमने बात किया था। और आज इस वाले वीडियो में, आज इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे यहाँ पे राउटिंग क्या होती है, शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी डिस्पैचिंग क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीआईटी क्या होती है। और ये वीडियो साथियों आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आपके एक अलग से फोल्डर बना के यूनिट 2 के अंदर एक नया फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर आपके इसमें कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, वो आप देखिएगा। ठीक है, वो सिंपल सारी चीजें वहां पे आपके यहाँ पे मिल जाएंगी। प्रोजेक्ट ट्रेसिंग क्या होती है, सीपीएम पार्ट विद न्यूमेरिकल, और साथ ही जो आपके एनालिसिस है सब कुछ मैं वहां पे डाल रखा हूँ। इवन आप यहाँ पे बार चार्ट, ग्रांड चार्ट वो भी मैं वहां पे डाल रखा हूँ, उसको देखिएगा। और यूनिट 2 आप आराम से पूरी डिटेल में कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लगेगा आपने कुछ पढ़ा है। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। फिर स्टार्ट करते हैं हमारे पास राउटिंग की। ठीक है, आप रूट जानते होंगे, आपने एक बार सुना होगा रूट। ठीक है, रूट तो आपने सुना होगा। रूट मतलब क्या होता है, पाथ। पाथ होता है, या फिर जिसको बोलते हैं यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं, रास्ता। हमको कहीं भी जाना होता है, ठीक है, किसी भी लोकेशन पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम अपना रास्ता ढूंढते हैं, हम किस रास्ते से जाएंगे। ठीक है, आपको कॉलेज आना होता है तो आप क्या ढूंढते हो, रास्ता ढूंढते हो कि हम किस रास्ते से जाएंगे कि मेरा कॉलेज मैं पहुंच जाऊं और टाइमली पहुंच जाऊं और आपका कॉस्ट भी कम है। ठीक है, कहीं घुमा के अब पेट्रोल से जाते हो, पेट्रोल लगता होगा, आप सोचोगे इस रास्ते जाऊंगा मेरा जल्दी पहुंच जाऊंगा, पेट्रोल भी कम लगेगा। ठीक है, आपके पैसे की बचत भी होगी। तो सेम को चीज में यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में भी हम सेम ही करते हैं। बट यहाँ पे आपको कॉलेज या स्कूल नहीं आना होता, बट यहाँ पे आपका जो जॉब डन होता है, जो आपके रॉ मटेरियल हैं उनका रास्ता चुना जाता है। उनको किसी किस स्टेशन पे होके जाना है और किस स्टेशन पे क्या होना है वो आपकी राउटिंग पे डिसाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, पहले चीज बात करें प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल। जब मैंने आपको स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन को प्लान करते हैं फिर उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये अभी आपके प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का आपके पार्ट है। तो यहाँ पे ये बात होती है कि कहाँ पे कौन एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली एंड ऑन टाइम। तो जब हम इसकी प्लानिंग करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा एक्टिविटी हम कहाँ पे करें, कैसे परफॉर्म करें कि वो एफिशिएंट हो, इकोनॉमिकल हो और सही टाइम पे यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेन स्टेजेस आते हैं, 3 फेजेज आते हैं, जहाँ पे हम इस पीपीसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला हमारा आता है राउटिंग, दूसरा हमारा आता है शेड्यूलिंग और तीसरा आता है आपका डिस्पैचिंग। ठीक, अब ये कब होता है, जब आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने वाला होता है तब। तो इसमें से जो 2 चीजें हैं, राउटिंग और शेड्यूलिंग, ये आपके प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले डिसाइड किए जाते हैं। मतलब कि आपको रॉ मटेरियल का सप्लाई नहीं किया गया। जैसे आपका घर बनाना है, घर बनाने करते समय क्या किया जाएगा, पहले आप प्लान रूट करोगे। ठीक है, रूट मतलब यहाँ पे ये होगा कि एक नॉर्मल समझ लो कि कौन सा रास्ता, कौन सा सामान कहाँ से आने वाला है, ठीक है, कितना आने वाला है। फिर शेड्यूल करोगे किस टाइम पे कितना सामान लगने वाला है या किस एक्टिविटी में कितना लगने वाला है। यदि हम दीवार बना रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, यदि हम लिंटर डाल रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, यदि हम फ्लोरिंग कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, ऐसे ही सिंपल चीज़। अब अगर हम इसको बात करें वहाँ पे आपके मैकेनिकल के टर्म में, तो यहाँ पे आप इसका समझिए कि आप एक जॉब प्रोड्यूस करने वाले हो। मान लीजिए आप एक चेयर बनाने वाले हो। ठीक है, चेयर आपको बनाना है तो चेयर में आप क्या करना पड़ेगा, रूट डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पहले कटिंग करनी है या पहले आपको वुडन कटिंग करनी है, फिर आप करोगे असेंबली करोगे, असेंबली करने के बाद उसकी फिनिशिंग करोगे, फिनिशिंग करने के बाद उसकी पेंटिंग करोगे। तो सारी चीज़ आप रूट डिसाइड करते हो। ठीक है, रूट डिसाइड करने के बाद आपको शेड्यूलिंग आती है कि किस काम में, किस जॉब में आपका कितना टाइम लेना है।
ठीक है, किस टाइम पे कौन सा जॉब डन होना है वो आप बात करोगे। फिर डिस्पैचिंग होगा, आपने दोनों चीज किया, पहले आपने प्लान किया, फिर आप क्या करोगे, सही में रियल में आप वुडन लाओगे, फिर उसकी कटिंग करोगे, फिर उसकी असेंबलिंग करोगे। तो स्टार्टिंग में एक्शन वर्क फेज होता है आपका डिस्पैचिंग। तो ये बात होती है यहाँ पे। तो आपके 3 फेजेज होते हैं यहाँ पे, देखिएगा कौन सा बोला गया। जो आपके 2 इनिशियल स्टेप है कौन से हैं, आपके प्रोडक्शन प्लानिंग से रिलेटेड है। ठीक, किसके आपसे रिलेटेड है, प्रोडक्शन प्लानिंग से। और जो आपका लास्ट स्टेप है डिस्पैचिंग, वो आपके प्रोडक्शन कंट्रोल से रिलेटेड है, कि यहाँ पे आप प्रोडक्शन को कंट्रोल करोगे। ठीक है, हालांकि ये प्लानिंग है, ये आपका ऑपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है आपके यहाँ पे ऑपरेशन चलेगा, जो आपके शॉप फ्लोर होते हैं, जो मतलब ग्राउंड लेवल जब प्रोडक्शन चलेगा, तब आपको वहां पे डिस्पैचिंग टर्म यूज होता है मोस्टली। देखिएगा, हम यहाँ पे बात करते हैं राउटिंग की। ठीक है, राउटिंग रास्ता निर्धारण करना। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे रास्ते को निर्धारण करेंगे। तो यहाँ पे क्या बात होगी, देखिए लीजिएगा, राउटिंग इन द प्रोसेस डिसाइडिंग द पाथ और रोड थ्रू व्हिच ईच पार्ट प्रोडक्ट विल बी मूव इन द प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम जब आपको चलेगा तो कौन सा जो आपका मटेरियल है या कौन सा पार्ट है वो कौन सा रूट फॉलो करेगा। ठीक है, कौन सा रूट फॉलो करेगा वो आपको क्या बताता है, राउटिंग बताता है। ठीक है, इज लाइक गिविंग अ रोड मैप टू मटेरियल्स। ठीक है, शोइंग वेयर दे शुड गो, व्हाट वर्क शुड बी डन एंड इन व्हाट ऑर्डर। ठीक है, 3 चीजें यहां बताई गई। तो ये मटेरियल के लिए बात होती है कि जो हमारा मटेरियल है उसको एक रोड मैप तैयार करता है कि वो मटेरियल कहां पे जाएगा। ठीक है, वहां पे कौन सा काम किया जाएगा मटेरियल पे, और किस ऑर्डर में किया जाएगा। ठीक है, तो फिर से 3 चीज बात की गई कि व्हाट टू डू, वेयर टू डू, और आपका इन व्हाट ऑर्डर टू डू। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लो, मान लीजिए आपको एक फर्नीचर बनाना है। जब आपको फर्नीचर बनाना है तो आप क्या करोगे, फर्नीचर वुडन चेयर बनाना है आपको, तो क्या करोगे, पहले आप लकड़ी को काटोगे, कटिंग द वुड। उसके बाद क्या करोगे, उसको शेप प्रदान करोगे, किस शेप में देना है, कौन सा शेप देना है, उस लकड़ी को आप शेप दोगे। शेप करने के बाद उसकी असेंबली करोगे, असेंबली करने के बाद उसकी पॉलिशिंग करोगे, पॉलिशिंग करने के बाद उसकी पैकिंग करोगे। तो ये आपका क्या हुआ, ये एक आपका रूट हुआ। ठीक है, ये सारी चीज क्या हुआ, आपका एक रूट डिसाइड हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा रूट डिसाइड हुआ। अब जब आपका मटेरियल होगा, जो आपका वुड मटेरियल था, उसने क्या किया, कौन सा रास्ता दिखाया, बोला गया ना व्हाट टू डू। तो आपको क्या करना है, कटिंग करना है, शेपिंग करना है, असेंबलिंग करना है, पॉलिशिंग करना है, पैकेजिंग करना है, आपने डिसाइड किया। वेयर टू डू, तो जब कटिंग वुड पे जाओगे, जब कटिंग फेज पे जाओगे, उसके पाथ पर जो आपका स्टेशन होगा जहाँ पे लकड़ी काटी जाएगी वहाँ कटिंग होगी। फिर जब शेपिंग वाले स्टेशन पे जाओगे तो आपको उसको शेप प्रदान किया जाएगा, उसमें आपका फिनिशिंग किया जाएगा, उसको कटिंग करके छोटा छोटा आपको उसमें इंग्रेविंग किया जाएगी, जो भी शेप देना होगा उसमें कर दिया जाएगा। फिर उसकी असेंबली होती है, अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, उसको क्या करोगे, एक साथ जोड़ोगे। उसके बाद यहाँ पे उसकी पॉलिशिंग होगी, उसकी फिनिशिंग टाइम पे फिनिशिंग होगी। तो ये स्टेशन अलग अलग स्टेशन बने होंगे। जब इस स्टेशन पे आएगा तो वही जॉब डन किया जाएगा जो इस स्टेशन का काम होगा। ठीक है, साथ में पैकेजिंग में जाएगा तो पैकिंग होगा। तो अब देख सकते हो यहाँ पे एक ऑर्डर मिला ना, किस ऑर्डर में किया जाएगा, तो पहले कटिंग की जाएगी, फिर शेपिंग किया, फिर असेंबली। तो रूट और यहाँ पे ऑर्डर, क्या कहाँ किया जाना है और कब किया जाना है, और कब नहीं, क्या किया जाना है, वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना, उसमें डिसाइड होगा, आपका राउटिंग में डिसाइड होगा। तो ये चीज आपकी क्या आती है, राउटिंग में आती है। यहाँ पे आपका रास्ता आपका डिफाइन होता है, या आपका पाथ डिफाइन होता है कि किस किस वे में आप मटेरियल मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सिलेक्ट द मोस्ट इफिशिएंट पार्ट फॉर द प्रोडक्शन। मोस्ट इफिशिएंट मतलब कि आपका टाइम भी कम लगे, आपका कॉस्ट भी बचा रहे, ठीक, कॉस्ट भी बचे, और जो मटेरियल है उसका भी वेस्टेज ना हो। तो यही बात हुई कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा हम पाथ डिसाइड करेंगे कि जो आपके डिले, वेस्ट और आइडियल टाइम को मिनिमाइज करे। डिले मतलब जितना टाइम दिया गया उस स्टेशन पे उतना ही काम होना है। ठीक है, वेस्ट मतलब कि ज्यादा वेस्टेज ना हो, जो मटेरियल है उसको एफिशिएंटली यूज कर पाए। ठीक है, जितना हमको निर्धारित किया गया है कि इसमें इतना मटेरियल लगेगा इस जॉब पे, उतना ही लगे, उससे ज्यादा ना लगे, अदरवाइज हमारा वेस्ट हो जाएगा। आइडियल टाइम, कोई भी आपका स्टेशन बंद ना रहे किसी भी टाइम। ठीक है, आपका दिन में 8 आवर आपको मशीन वर्क करनी है तो 8 वर्क करते रहे, उसमें कोई भी किसी भी टाइम मशीन बंद ना चले। ठीक है, अगर बंद होगी तो आपकी आइडल टाइम कहलाती है, वो आपके लिए वेस्टेज ही बोल दिया जाता है। ठीक है, हो सकता है उस टाइम पे आपकी टाइम वेस्टेज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मशीन बंद है, अगर वही मशीन उस टाइम पे चलती होती तो आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाते। टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ मटेरियल, मशीन एंड मैन पावर, तो हमको ये भी डिसाइड करना है कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव इसका ये है राउटिंग करने से कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं, ठीक, चाहे मटेरियल हो, चाहे मशीन हो, चाहे मैन पावर हो, उनको हम ऑप्टिमम मतलब कि मैक्सिमम अधिक से अधिक टाइम हम यूज कर पाए, उनको अपने बेनिफिट्स के लिए या फिर अपने पर्पज के लिए हम इसको यूज कर पाए। हमारा पर्पज क्या है, अधिक से अधिक प्रोड्यूस करना। टू इंश्योर द प्रोडक्ट इज मेड इन द राइट ऑर्डर एट द राइट टाइम। ठीक है, तो आपको यहाँ भी करना है कि जो आपका प्रोडक्ट हो राइट ऑर्डर में, जो आपका राइट सीक्वेंस है उस राइट सीक्वेंस बना जाए और एक राइट टाइम पे वहां पे पहुंचना चाहिए। तो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं किसकी, राउटिंग की। आगे हम यहाँ पे बात करें तो इसके यहाँ पे कुछ टूल्स यूज होते हैं। एक आपका आता है रूट सीट, एक होता है आपका लेआउट प्लान।
तो लेआउट प्लान आपने समझ चुका होगा, जब आप कोई कंपनी जाते हो तो वहाँ पे एक लेआउट प्लान होता है, ठीक है, कि आपका जॉब कहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है, कौन सा आपका, जब आप वर्कशॉप में गए होगे ना, वहाँ पे आपकी कारपेंटरी शॉप मिली होगी, स्मिथी शॉप मिली होगी, कारपेंटरी शॉप मिली होगी, वेल्डिंग शॉप मिली होगी, क्या वहाँ पे एक प्लान बना हुआ है कि इस शॉप में आपका ये टास्क होने वाला है, ठीक है। ये बात आती है आपकी लेआउट प्लान की, ठीक है, कि ये द फ्लो ऑफ वर्क थ्रू आउट द फैक्ट्री। अब यहाँ बात आती है एक रूट शीट होती है, ए डॉक्यूमेंट दैट लिस्ट द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स एंड आपका मशीन यूज। तो जब रूट शीट की बात होगी तो वहां पे ये आपको मिलेगा कि कौन सा सीक्वेंस होगा ऑपरेशन का। जैसे मैंने भी आपको बताया कि वहां पे वुडन कटिंग है, ठीक, उसके बाद आपकी यहाँ पे शेपिंग है, शेपिंग के बाद आपकी असेंबलिंग है, तो अब क्या है वहां पे ऑपरेशन है, वो सभी क्या है वो ऑपरेशन है, तो उसकी सीक्वेंस लिखी होगी, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट में वो काम होना है वो लिखा होगा, ठीक, उसके साथ आपकी यहाँ पे कौन सी मशीन यूज होगी, कटिंग के लिए कौन सी मशीन होगी, वुडन को शेप करने के लिए कौन सी मशीन होगी, उसको असेंबलिंग करने के लिए कौन सी मशीन होगी, इवन पैकेजिंग करने के लिए कौन सी मशीन यूज होगी, या कौन सा मटेरियल यूज होगा, और किस प्रकार का वहां पे वर्क डन किया जाएगा, वर्क किया जाएगा, तो आपके यहाँ पे बात होती है रूट शीट की बात होती है, ठीक है। तो ये आपकी बातें होंगी किसकी, ये आपकी बातें होगी राउटिंग की। अब आती है आपकी शेड्यूलिंग। आपने रास्ता डिसाइड कर लिया, ठीक है, आपको कहीं जाना था, आपने रास्ता डिसाइड कर लिया, बट बीच में कहीं ना कहीं खाने पीने के लिए रुकोगे तो, ठीक, पेट्रोल भराने के लिए रुकोगे तो कब रुकोगे, कितने टाइम के लिए रुकोगे, ताकि आप जहां पहुंचने वाले हो वहां सही टाइम पे पहुंच पाओ। तो आपके क्या होगी वहां पे शेड्यूलिंग करोगे, हर चीज डिसाइड करोगे, सुबह आप कितने बजे निकलने वाले हो, सुबह जब निकलोगे, ठीक है, तो कितने घंटे बाद आपकी रेस्ट होगी, या कितने घंटे बाद आपको पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और कितने देर बाद आप रेस्टोरेंट पे जाओगे, उसके बाद फिर से निकलोगे, हो सकता है आगे चल के ट्रेवल आपका ज़्यादा है तो कुछ टाइम के लिए आपको बाइक को रेस्ट देना होगा, इंजन हीट हो रही है तो उसको भी तो रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपकी क्या है, शेड्यूलिंग आप करते हो ना। सेम इसी प्रकार से जब आपको प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन करते हो, तो हर जॉब पे या हर स्टेशन पे कितना टाइम देना है मटेरियल को, काम को किए जाने के लिए, वो डिसाइड करना आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे शेड्यूलिंग कहलाएगा। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आफ्टर डिसाइडिंग हाउ एंड वेयर, ये आपकी किसमें हो गया, आपकी राउटिंग होगी। वेयर प्रोडक्शन विल टेक प्लेस, द नेक्स्ट स्टेप शेड्यूलिंग व्हिच मींस डिसाइड व्हेन ईच ऑपरेशन विल स्टार्ट एंड फिनिश। तो आपका ऑपरेशन कब स्टार्ट होगा, कब फिनिश होगा, उसकी यहाँ पे बात होगी। जैसे यहाँ बोला गया शेड्यूलिंग इज द टाइम प्लान टू इंश्योर द ऑल जॉब कंप्लीटेड इन द राइट ऑर्डर एंड टाइम। तो अब यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि जो आपका टाइम है, सॉरी राइट ऑर्डर तो आपको पता है, लेकिन राइट टाइम में आपका वो ऑन टाइम आपका प्रोडक्शन वो फिनिश हो जाना चाहिए, ऑन टाइम आपका वो ऑपरेशन डन होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमको कटिंग करनी है लकड़ी की, तो उसका एक फिक्स टाइम रखो ना, उस टाइम के अंदर आपको कटिंग हो जानी चाहिए, ताकि अगले टाइम पे आप उसमें शेपिंग करना स्टार्ट कर दो, उसको एक शेप देना चालू कर दो, फिर उसके बाद आप असेंबली करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इट सेट्स अ टाइम टेबल फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी डिसाइडिंग व्हिच जॉब विल बी डन फर्स्ट एंड व्हिच विल बी डन नेक्स्ट एंड हाउ लॉन्ग ऑपरेशन विल टेक। तो आपको यहाँ पे जब टाइम टेबल बनाओगे, जब उसके शेड्यूलिंग करोगे, तो यहाँ पे ये भी आप डिसाइड करोगे किस काम को आपको पहले करना है, फिर उसके बाद कौन सा काम किया जाएगा, और कितना एक हर ऑपरेशन कितना टाइम लेने वाला है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, अभी आपने क्या बताया, मैंने एक चेयर बनाने के लिए हमने एग्जांपल लिया था कि वुडन चेयर आपको बनाना है। तो यहाँ पे आपने क्या किया था, पहले आपने सीक्वेंस डिसाइड किया था, कटिंग हो गया, शेपिंग हो गया, असेंबलिंग हो गई, और फिनिश पेंटिंग हो गई, फिर आपकी यहाँ पे पैकेजिंग हुई थी। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आप इसको शेड्यूल करोगे कि कटिंग कितने टाइम से हो गया। देखो यहाँ कटिंग आपने कर दिया 9 बजे से 10 बजे तक आपकी कटिंग होगी, फिर उसके बाद आपकी 10 बजे से 11:30 बजे तक आपकी शेपिंग होगी, असेंबली होगी 11:30 से 1 बजे तक, उसके बाद आप यहाँ पे इसकी पेंटिंग करोगे 2 से 3 बजे तक, और साथ में बोल सकते हो यहाँ पे 4 बजे से जब पेंटिंग हो जाएगी, 4 बजे उसका सूखना स्टार्ट हो जाएगा, 4 से आप 5 बजे क्या करोगे, उसको पैक कर दोगे। तो यहाँ पे क्या हुई, शेड्यूल हुई। तो यहाँ पे हमने सीक्वेंस देखा, और कौन सा ऑपरेशन कब स्टार्ट होने वाला है, कब तक चलेगा, वो आपने डिसाइड किया, कितना टाइम लगेगा ऑपरेशन में, वो डिसाइड किया, ठीक है। हर सीक्वेंस के हिसाब से आपने क्या किया, इसको शेड्यूल किया, पूरा लिस्ट बनाया। क्योंकि साथियों टाइम बहुत मैटर करता है, टाइम को हमको अगर नहीं ध्यान दिए ना, तो आपका ये सारी चीज जो है, जितना भी ऑपरेशन होने वाला है, वो सब कुछ नहीं हो पाएगा। जो हमने प्लान किया था, जिसके लिए हमने फोरकास्टिंग की थी, जिसके लिए हमने एग्रीगेट प्लानिंग किया था, जिसके लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग किया, जिसके लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग किया, अगर आपने टाइम को नहीं ध्यान दिया तो वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमको राइट सही टाइम पे सही क्वांटिटी में आपको विद सही क्वालिटी के साथ आपको यहाँ प्रोडक्ट को आपको प्रोडक्शन करना होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे शेड्यूलिंग हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव तो आप आसानी समझ गए होंगे, आपको बताने की जरूरत थोड़ी बहुत होगी। देखिए मैं बता देता हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, ठीक है। जो आपका प्रोडक्शन है उसको सही टाइम पे कंप्लीट करना, ठीक है। जो आपकी आइडियल टाइम है, आइडियल टाइम को कम से कम रखना, उसको कम करना, ताकि हमारे पास मशीन और वर्कर
खाली ना रहें, जब काम चल रहा है वो खाली ना रहें, ठीक है। बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्स को हम अच्छी तरह से यूज कर पाए, और एक अच्छा स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल एंड वर्क, तो मटेरियल और वर्क का जो आपका स्टेशन पे आपका फ्लो है वो अच्छी तरह से बना रहे, ठीक है। किसी स्टेशन पे आपका यहाँ पे स्टोरेज ना हो, अगर किसी भी स्टेशन पे आपका मटेरियल रुक रहा है, इस समझ लीजिए कि आगे वाला प्रोसेस आपका क्या है, स्लो है। जितना आपने डिसाइड किया था आगे वाला जो स्टेशन है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। यदि किसी स्टेशन पे आपका शॉर्टेज चल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो स्टेशन अभी स्लो वर्क कर रहा है, जिस हिसाब से आपने प्लान किया था, जिस हिसाब से आपने शेड्यूल किया था, वो उतना कैपेसिटी उसकी नहीं हो पा रही है, तो उसको बढ़ाने की आप कोशिश करोगे, ठीक है। अब देखिए कितने टाइप्स का शेड्यूलिंग होते हैं, तो आपका मास्टर शेड्यूलिंग आपने पढ़ा था, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, ठीक है। तो आपने पढ़ा वही बात होती है कि आप क्या करते हैं, ओवरऑल प्रोडक्शन प्लान करते हैं, कितना प्रोडक्शन बनाया जाएगा, किस क्वांटिटी में बनाया जाएगा और कब बनाया जाएगा, ये क्या है ओवरऑल प्रोडक्शन की बात की जाती है। इट एक्ट एज ए गाइडलाइन फॉर द ऑल डिपार्टमेंट। अब सारा डिपार्टमेंट इसी पे काम करेगा, चाहे वो आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका परचेज डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट, सारा अब यहाँ पे आपको गाइडलाइन मिल गई कि हर महीने मुझे कितना प्रोडक्शन करना है। अब इसके बाद आपका आता है ऑपरेशन शेड्यूल, तो इट गिव्स अ डिटेल्ड टाइम प्लान फॉर ईच ऑपरेशन प्रोसेस showing that start and finish time for the every task in the production sequence। अब यहाँ पे बात आएगी आपके ऑपरेशन शेड्यूल आएगा। अब यहाँ पे ये बताएगा, डिसाइड करेगा कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये ऑपरेशन होंगे, ठीक है, ये ऑपरेशन किया जाएगा। जैसे आपका ऑपरेशन क्या था, वहाँ पे अभी कटिंग था, शेपिंग था, ठीक है, असेंबली था, और यहाँ पे उसकी पेंटिंग थी, फिर आपकी पैकिंग थी, सभी ऑपरेशन थे। तो यहाँ पे आपका ऑपरेशन शेड्यूल किया जाएगा कि हर शेड्यूल का आपका ऑपरेशन शेड्यूल क्या होगा, हर ऑपरेशन में कितना टाइम लगने वाला है वो यहाँ पे शेड्यूल किया जाएगा, ठीक है। तो इसका स्टार्ट टाइम और उसका फिनिश टाइम यहाँ पे आकर डिसाइड किया जाएगा हर प्रोडक्शन सीक्वेंस के लिए। अगला आएगा आपका यहाँ पे डेली एंड वीकली शेड्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपने बता दिया, मतलब ये ऊपर ऊपर था, आपने देख लिया कि हाँ कटिंग में इतना टाइम लगता है, इस चीज में इतना लगता है। अब उसको डेली वाइज करोगे, ठीक है, डेली वाइज जाओगे या वीकली वाइज जाओगे। इट इज अ शॉर्ट टर्म शेड्यूल प्रिपेयर्ड फॉर डेली और वीकली एक्टिविटीज, कंट्रोल एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ वर्क डन ऑन द शॉप फ्लोर। तो जब आपका एक्चुअल में आपका शॉप फ्लोर पे वर्क होगा, तो उसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए आप ये शेड्यूल करोगे, कौन सा, आपका डेली शेड्यूल क्या होने वाला है, वीकली शेड्यूल क्या होने वाला है। डेली शेड्यूल में मैंने वही बताया आपको कि यहाँ पे स्टार्ट करोगे 10 बजे से 11 बजे तक क्या होगा, 11 बजे से 12 बजे तक क्या होगा, हर ऑपरेशन का यहाँ पे आप टाइम डिसाइड करोगे डेली वाइज, ठीक है। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे डेली शेड्यूल होगा, यहाँ पे आपका वीकली शेड्यूल होगा। तो इस प्रकार से आपके 3 टाइप्स के आपको यहाँ शेड्यूल देखने को मिले। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रायोरिटी डिस्पैचिंग, ये आपका लास्ट टॉपिक है। आपने क्या किया यहाँ पे, आपने यहाँ पे पहले क्या किया, आपने रूटिंग कर लिया कि कौन सा रोज पाथ डिसाइड होगा। अब आपका आपने शेड्यूल कर लिया कि किस जॉब पर कितना टाइम लगेगा, किस स्टेशन पर आपको कितना टाइम लगने वाला है। अब आप यहाँ पे बात करोगे कि अब आप यहाँ पे रियल में मटेरियल आप वहाँ पे उस स्टेशन पे डालना स्टार्ट करोगे, ठीक है, आपने प्लानिंग कर लिया। अब वहाँ पे हर जगह हर स्टेशन पे मटेरियल स्टार्ट होने वाला है। अब वहां से मटेरियल का आपका फ्लो स्टार्ट होगा। अभी तक आपका क्या था, जो आपका रॉ मटेरियल था वो आपका स्टॉक वेयर हाउस में आपका पड़ा था, आपका उससे कुछ मतलब नहीं था, आपने पूरा कागज वर्क किया, आपने उसको प्लान किया। बट अब आपका रियल ऑर्डर चलने वाला है, रियल आपका डिस्पैच होने, मटेरियल डिस्पैच होकर के अब जाके एक्चुअल में एक्शन में आएगा। कहां पर, जब आप उसको डिस्पैच करोगे तब। तो आइए हम इसको समझते हैं, हमारी प्रायोरिटी डिस्पैचिंग होती क्या है। हम यहाँ पे देखते हैं, डिस्पैचिंग इन प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल पीपीसी इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन टू स्टार्ट द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑपरेशन ऑन द शॉप फ्लोर। तो अब आपका क्या मैंने बताया कि अब एक्चुअल में आपका प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। इट इज द स्टेज वेयर द प्लान्स एंड शेड्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू द एक्शन। जो अभी हमने प्लान किया था, ठीक है, स्टार्टिंग में रूट प्लान किया था हमने, फिर इसको शेड्यूल किया था, अब हम इसको एक्शन में लाने वाले हैं। दैट इज व्हेन वर्कर and machines and materials are actually put to work to produce the goods। अब यहाँ पे हम एक्चुअली में मशीन को बोले, वर्कर्स को बोले, मटेरियल को बोले, हम उनको स्टेशन पे लाएंगे, उसको जो आपका वर्क स्टेशन है वहाँ पर उनको एम्प्लॉय किया जाएगा, और रियल में आपका रॉ मटेरियल के साथ उसको हम प्रोडक्ट्स को गुड को स्टार्ट करना चालू करेंगे, ठीक है। डिस्पैचिंग स्टार्ट डूइंग द वर्क एज पर द प्लान, ये आपका कहलाता है डिस्पैचिंग, ठीक है। तो आप समझिएगा, एक डिस्पैचिंग और भी होता है साथियों। डिस्पैचिंग मतलब क्या होता है कि आपका डिस्पैच होना, कि आप कोई सामान था, आपने ऑर्डर प्लेस किया, उसको क्या होना, डिस्पैच होता है ना, जहाँ शिप होता है, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया होगा, अमेजन पे ऑर्डर किया, तो आप डिस्पैच उसको भी खोलते हैं, ठीक है। तो वो भी इसी से रिलेटेड होता है। आपको वहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल में अब वहाँ पे ऑर्डर आपका डिस्पैच हुआ, तो जो आपको मटेरियल था वो आप क्या हुआ, कस्टमर तक जाना स्टार्ट किया, तो वो भी डिस्पैच कहलाता है, और यहाँ पे डिस्पैच कहलाता है।
उसके साथ यहाँ पे कन्फ्यूजन मत करिएगा। कई जगह आप इंटरनेट पर ढूंढोगे, डिस्पैचिंग आपको वही मिलेगा कि आपका रॉ मटेरियल जो है, जो आपका प्रोडक्ट है फिनिश गुड, वो आपका किसके लिए, कस्टमर के लिए वहाँ पे रेडी होगा, तो डिस्पैच है। बट अभी आपने हम क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, आप अभी कंपनी फैक्ट्री के अंदर हो, फैक्ट्री के अंदर आपकी प्रायोरिटी डिस्पैचिंग मतलब है, डिस्पैचिंग मतलब ये है कि रॉ मटेरियल का आपका वर्क स्टेशन पे सप्लाई करना, या फिर जो रिसोर्सेस हैं उनको वर्क स्टेशन पर, या जो आपका जॉब है उनके लिए आपको उनको रेडी करना, ठीक है, उनको वहां पे अप्लाई करना, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे साथियों देख लीजिएगा, यहाँ से आपका, यहाँ पे अभी तक आपने सारा चीज, यहाँ पे आपका जो भी आपकी मशीन थी, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो मशीन थी, ठीक है, हर स्टेशन पे आपका क्या था, मशीन था, ठीक है, जो भी होगा। यहाँ मान लीजिए आपका क्या था, कटिंग हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या हो रही थी, शेपिंग हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या हो रही थी, असेंबली हो रही थी, ठीक है, फिर इसके बाद आपकी यहाँ पे पेंटिंग हो रही थी। तो यहाँ पे आपकी कटिंग कौन कौन सी हो सकती है, ग्राइंडर हो सकता है, ठीक है, ग्राइंडर हो सकता है, कोई भी ग्राइंडर हो सकता है, या फिर आपकी जो कटिंग मशीन होगी वो आपकी यहाँ पे, जो आपकी 100 होंगी जी, वो आपकी यहाँ पे होंगी। शेपिंग में आपकी जो CNC मशीन है वो आपकी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, और आपकी असेंबली में आपकी हो सकती है यहाँ पे कुछ भी अलग असेंबली जो मशीन्स होती हैं वो आपकी यूज होंगी। प्रिंटिंग में आपके जो स्प्रे गन है, ठीक है, आपकी यहाँ पे होगी, स्प्रे गन से आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपको मेथड आपने किया। अब ये अभी तक मशीन आपके यहाँ पे एम्प्लॉय थी, अभी अब तक खाली चल रही थी, इसके लिए आपने रूट डिसाइड किया था, सब कुछ डिसाइड किया था। अब यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल तैयार था, ठीक है, आपने क्या किया, जब डिस्पैच करना हो तो आपने यहाँ पे इसको, जो आपके वर्कर है उसको यहाँ पे एम्प्लॉय कर दिया, इसको आपने हर मशीन के साथ आपने एक एक वर्कर डाल दिया, ठीक है, ताकि वो मशीन को ऑपरेट कर सके और आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके। अब डिस्पैचिंग में आपका रॉ मटेरियल यहाँ पे है, वुड आपका इस साइड खड़ा हुआ है, इस साइड आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही ये वुड आया, ठीक है, अब जब आप डिस्पैच करोगे ना, इसको वुड का आना यहाँ पे चालू होगा, वुड का आना आपका यहाँ पे चालू होगा। अब जब वुड आएगा तो यहाँ पे एक्चुअल में कटिंग होगी। अभी तक आपने सिर्फ सोच रहे थे कि ऐसे कटिंग होनी है, इतना टाइम लगेगा, अब आप यहाँ पे एक्चुअल में आपकी यहाँ पे कटिंग होगी। अब यहाँ पे एक्चुअल में आपको कंट्रोल करना है, जो आपने प्लान किया था कि 10 से 11 बजे तक आपकी कटिंग होनी है, तो अब यहाँ पे उसको ध्यान दोगे कि 11 बजे तक आपको यहाँ पे कटिंग कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं कंट्रोल, बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये कंट्रोल कर रहे हैं, अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ हमने प्लान किया था, अब ये आपका कंट्रोल पार्ट हो जाता है। अब यहाँ क्या करोगे, सारी टाइम को कंट्रोल करोगे, ठीक है, रूट को कंट्रोल करोगे कि जो आपका वुड है कटिंग के बाद शेपिंग में ही जाए, ना कि असेंबली वाले पास चला जाए, ठीक है। तो सब कुछ अब यहाँ पे आपको कंट्रोल करना स्टार्ट होता है। अब एक्चुअल क्योंकि प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना होगा। अब ऐसे समझ लीजिए कि घर में शादी पड़ती है, आपने शादी से पहले तो आपने बहुत सारी चीज ध्यान दिया होता है, बहुत इंजॉय करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये चीजें होंगी, वो चीजें होंगी। जब आप एक्चुअल में शादी वाले दिन क्या होता है कि सब लोग भाग दौड़ रहे होते हो, ठीक है, क्या होता है, सब लोग भाग दौड़ रहते हो, यहाँ पे ये सामान नहीं है, टेंट वाला ये नहीं लाया है, और केटरिंग वाला आया नहीं पाया है, अभी यहाँ पे शादी आ गई है, बारात द्वार पे आ गई है, ठीक है, और अभी यहाँ पे पंडित जी आए नहीं है, तो ये सब चीज वहां पे क्या, अभी वो एक्चुअल प्रोडक्शन में यही कंडीशन होती है। अब वहां पे भी रियल कंट्रोल आपका वहां पे स्टार्ट होता है कि आप पंडित जी को कैसे बुलाओगे, टेंट वाला कैसे स्टार्ट करे काम, ठीक है, केटरिंग वाला नहीं आ पाया है या केटरिंग वाला डिले हो रहा है, तो उसको क्यों कैसे कर पाओगे, एडजस्ट करोगे, मैनेज करोगे, उसको कैसे कंट्रोल करोगे, वहां पे आपको कंट्रोल स्टार्ट हो रहा है। तो सेम जगह आप यहाँ पे करोगे, अब यहाँ आपका कंट्रोल पार्ट स्टार्ट होगा कि कटिंग को टाइमली कैसे फिनिश करना है, ठीक है, और कितना क्वांटिटी में करना था उसके साथ आपको फिनिश करना है। और उसके बाद यहाँ पे इतना ही नहीं होता, कटिंग करने के बाद आपको इसको शेपिंग वाले डिपार्टमेंट में, शेपिंग वाले स्टेशन पे पहुंचाना है, ठीक है, ठीक है। अब ये पहुंच गया तो अब यहां भी आपको कंट्रोल करना स्टार्ट है, क्योंकि उसको जो शेप देना था वही शेप देना, कितने टाइम में देना वो देना, कितने क्वांटिटी करना है आपको, कितने वुडन कितने क्वांटिटी निकालनी वो वहां पे कंट्रोल होगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद वो असेंबली में जाएगा, सेम चीजें आपको असेंबली के साथ पेंटिंग में जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जब आपका डिस्पैचिंग स्टार्ट होता है तो आपका कंट्रोल वाला पार्ट कहलाता है। कौन सा, कंट्रोल कहलाता है। अभी तक आपने क्या किया, सिर्फ आपने क्या किया था, सिर्फ आपने प्लान किया था, बट अब आप यहां से आपका कंट्रोल पार्ट स्टार्ट होता है। इसको हमने बोला प्रायोरिटी, पहले हमने प्रोडक्शन प्लानिंग, तो भी हमने सिर्फ पूरा चीज आपने प्लान किया, बट अब यहाँ पे जब आपका डिस्पैच होगा तो आपका यहाँ पे कंट्रोल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको कंट्रोल करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। डिस्पैचिंग के बाद इसका इंस्पेक्शन करते हो, इंस्पेक्शन करने के बाद और अदर चीजें करते हो जो आपको यहाँ पे पहले लेक्चर में यहाँ पे आपको बताया रखा था। चलिए ऑब्जेक्टिव क्या है डिस्पैचिंग की, वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये है टू इश्यू द प्रोडक्शन ऑर्डर टू द शॉप फ्लोर। हमने क्या किया, प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो है आपके रॉ मटेरियल जो है उसको हमने क्या किया, शॉप फ्लोर पर हमने स्टार्ट कर दिया। टू इंश्योर दैट मटेरियल टूल्स एंड इक्विपमेंट आर अवेलेबल,
ठीक है। असाइन स्पेसिफिक जॉब टू द स्पेसिफिक मशीन और वर्कर्स, जो आपके पास वर्कर्स हैं, जो आपके मशीन हैं, उनको जो आपका जॉब देना है वो देना। टू इनिशिएट द एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस एज पर द प्लान, ठीक है। टू इंश्योर स्मूथ वर्क फ्लो एंड टाइमली कंप्लीशन फॉर द जॉब। तो ये सब चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था, ये आपके ऑब्जेक्टिव थे, ये चीज आपको तो आइडिया लग गया। चलिए अब यहाँ पे इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं या कौन कौन से एक्शन इन्वॉल्व होते हैं जब आप यहाँ पे डिस्पैचिंग करते हो तब। पहला हमारा क्या है, इश्यूइंग द जॉब ऑर्डर टू द वर्कर, ठीक है, वर्कर और मशीन। तो हमने क्या किया, जॉब ऑर्डर मतलब क्या कहलाता है, जो जॉब ऑर्डर मतलब ये है कि जो हमको जॉब मतलब ये जो भी हमको प्रोडक्ट बनाना है वक्त के लिए क्या कहलाता है, वहाँ पे जॉब कहलाता है। तो हमने क्या किया, जो जॉब ऑर्डर है मतलब जो जॉब है उसको हमने क्या किया, मशीन से वर्कर को हमने देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, उसको दे तो दिया, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स स्पेसिफिकेशन जो टूल्स रिक्वायर है उसको भी तो पहुंचाना है, चाहे मशीन की जरूरत हो, चाहे आपकी मशीन के लिए, चाहे वर्कर के लिए, उसकी ड्राइंग्स की देंगे ना कि किस शेप में आपको चेयर बनानी है, किस स्पेसिफिकेशन के साथ, कि उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वो भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे और उसको टूल्स भी प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीज क्या होंगी आपकी, ये सारी चीज आपके फंक्शंस में, ये फंक्शंस आपके इन्वॉल्व होंगे किसमें, डिस्पैचिंग में। मूविंग रॉ मटेरियल टू द वर्क स्टेशन, अब हमारे पास जो रॉ मटेरियल इधर पड़ा हुआ था, हमने क्या किया, उसके यहाँ पे जो आपके वर्क स्टेशन थे, जो आपके वर्क स्टेशन थे, ठीक है, उसको वहां पे हमने यहाँ पे पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। रिगार्डिंग द स्टार्ट एंड कंप्लीशन टाइम ऑफ द ऑपरेशन, हम यहाँ पे हर चीज का कब से हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, कब तक फिनिश हुआ, ये कब स्टार्ट हुआ, ये कब फिनिश हुआ, उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाएंगे। रिकॉर्ड इसलिए करेंगे साथियों ताकि हम उसको कंट्रोल कर पाएं। यदि हमारा डिले हो रहा है तो यहाँ पे स्पीड को हम स्पीड अप कर सकते हैं या फिर अगली बार उसके हिसाब से अपने शेड्यूलिंग को हम यहाँ पे एडजस्ट कर पाए, ठीक है। कलेक्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड प्रोडक्शन डाटा, अब यहाँ पे सब चीज हो जाएगा तो आप क्या करोगे, एंड में आपका देखोगे, एंड ऑफ द डे आप देखोगे क्या हमने जो प्लान किया था, क्या उतना मेरा यहाँ पे वुडन चेयर आपकी कंप्लीट हुई नहीं हुई। वुडन चेयर से कोई भी प्रोडक्शन हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको क्या करोगे, उसको आप देखोगे कि जो हमारा डाटा था कि वो हमने कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया और उसका स्पेक्शन क्या था, जिस एस्पेक्ट में, जिस स्पेसिफिकेशन के साथ, जिस ड्राइंग के साथ हमको यहाँ पे जरूरत थी, क्या वो ड्राइंग यहाँ पे फॉलो किया गया, वो आपके स्पेसिफिकेशन वहां पे मौजूद हैं, उसके साथ उसको क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, ठीक है। यदि आपके पास कोई यहाँ पे डिटेल या भी आपका कोई मिसमैच आता है, कोई कंपेयर आता है, तो क्या करोगे, उसको आप फीडबैक दोगे। फीडबैक किसको देगो, अगर आपके कटिंग डिपार्टमेंट से तो कटिंग वाले को देगो, यदि आपकी शेपिंग डिपार्टमेंट में है, शेपिंग वाले की दिक्कत है, शेपिंग में दोगे, आपके असेंबली में है तो असेंबली वाले को दोगे, जहां भी होगा हर डिपार्टमेंट में आगे क्या जाएगा, हर जो आपके स्टेशन वहां पे आप उसको फीडबैक दोगे, फिर उसको अगले दिन उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। तो यही आता है ना आपको प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, मैं तो यही बताया था, ठीक है। ये चीज आपका यहाँ पे हो गई। अब कितने टाइप्स की डिस्पैचिंग होती है वो हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। डिस्पैचिंग में थोड़ा सा लंबा बताऊंगा, राउटिंग हो गया, आपको शेड्यूलिंग छोटे छोटे थे, लेकिन डिस्पैचिंग से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। डिस्पैचिंग आपके दो प्रकार से होते हैं, एक प्रकार का आप हो सकता है सेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग, एक हो सकता है आपका डिसेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग। तो सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि जितने भी कमांड, जितने भी आपके इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, सिर्फ आपका एक कंट्रोल ऑफिस होगा, वहीं से दिए जाएंगे, ठीक है, सिर्फ आपके एक कंट्रोल ऑफिस से दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पे समझाएं, देखिएगा, सेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग, ऑल डिस्पैचिंग एक्टिविटीज आर डिसीजन आर हैंडल्ड बाय द ए सेंट्रल डिस्पैचिंग ऑफिस। एक ऑफिस बनाया जाता है, वहीं से आपका सारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन या एक्टिविटी जो डिसीजन होता है वो देता है। यूजुअली पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं यहाँ पे, ये पीपीसी का एक डिपार्टमेंट या एक पार्ट होता है। दिस ऑफिस कंट्रोल द रिलीज ऑफ वर्क ऑर्डर को रिलीज करना, मटेरियल को मूव कराना, जॉब को एलोकेट करना टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर द मशीन। तो सारा चीज जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी मशीन है, उसको कौन सा जॉब प्रोवाइड करवाना है, कितना जॉब प्रोवाइड करवाना है, ठीक है, कितना मटेरियल आपको अवेलेबल करवाना है, वहां पे वर्क ऑर्डर क्या होने वाला है, सारा चीज आपका सिर्फ एक ऑफिस होगा, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग ऑफिस, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे डिस्पैचिंग ऑफिस आपका वहां से कंट्रोल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेते हैं तो हम समझते हैं, यहाँ पे एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, क्या है आपका, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। द सेंट्रल डिस्पैचिंग सिलेक्शन विल डिसाइड व्हेन द ईच कंपोनेंट, इंजन, बॉडी, गियर बॉक्स एटसेट्रा शुड बी सेंट टू द दिस असेंबली लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका सेंट्रल ऑफिस है, वही आपको डिसाइड करेगा कि आपके जो इंजन हैं, बॉडी हैं, गियर बॉक्स हैं, वो असेंबली लाइन पे कब पहुंचाए जाएंगे, कितने क्वांटिटी में पहुंचाए जाएंगे, सारा चीज वहां पे, और किस मशीन द्वारा पहुंचाया जाएगा, सब कुछ कौन करेगा, वो आपको जो सेंट्रलाइज्ड आपकी ऑफिस है, जो आपका ऑफिस है, वही डिसाइड करेगा। मतलब कि सारे जो कमांड है, सारा जो आपका इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ आपके
एक ऑफिस से आएगा और हर डिपार्टमेंट में वही सारा चीज कंट्रोल करेगा। ठीक है, हर ऑपरेशन को वही कंट्रोल कर रहा है, वही आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, वही आपके मटेरियल को मूव करवाएगा क्योंकि आपका कितना मटेरियल कहाँ पे जाना है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम आपका यह कहलाता है। इसके आपके यहाँ पे क्या कंडीशंस है या कहाँ के लिए सुटेबल है वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इसके मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज में बात करूंगा क्योंकि साथियों ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट रखते हैं। जब आपका मीडियम साइज इंडस्ट्री हो, ठीक है, जहां आपकी इंडस्ट्री आपकी मीडियम साइज हो, ज्यादा आपको प्लांट नहीं करने हैं, जहां आपकी एक्टिविटीज नहीं है, ठीक है, तो वहां पे मीडियम साइज बात होती है। वेयर ऑपरेशंस आर सिंपल एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम इज मॉडरेट, तो यहाँ पे आपका ऑपरेशन सिंपल है। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, समझो कि कोई सिंपल जैसे आपका मोबाइल ही बनाना हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, सारी चीज असेंबल होना हो तो सिर्फ आपको असेंबली करनी है, असेंबली काम है आपका, सिर्फ आप क्या करो असेंबल करो, आपका सिंपल सा है। तो हर कोई एक बंदा आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे सकता है। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन वैल्यूम है मतलब कि आपका टारगेट भी कम है। ठीक है, महीने का कुछ नॉर्मल यूनिट आप प्रोडक्शन कर रहे हो। वेयर द लेआउट इज कम्पैक्ट एंड डिपार्टमेंट्स आर नियर ईच अदर, मतलब कि आपका लेआउट काफी पास है। ठीक है, क्या कर रहे हो आप, ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है, आपके पास अगल बगल आपकी क्या सारी चीजें क्या हुई हैं, सारी चीज आपका प्रोडक्शन जो आपका ऑपरेशन हाउस है, सारा चीज आपका बगल बगल है। ठीक है, एक दूसरे के अगल बगल ईच अदर है, तो आप सारी चीजों को देख पा रहे हो। ठीक है, छोटे से एरिया में आपका यहाँ पे फैक्ट्री है, स्टॉल है, सब चीज आप देख पा रहे हो, तो वहां पे चीज को हम यूज कर लेंगे सेंट्रलाइज सिस्टम। एग्जाम्पल जैसे टूल मैन्युफैक्चरिंग, वर्कशॉप, टेक्सटाइल मिल, स्मॉल ऑटोमोबाइल प्लांट्स, तो इन सब का क्या होगा, सारी भी चीजें एक साथ हो रही हैं, तो एक क्या होगा, एक आदमी एक जगह से आप ऑफिस दे देगा। जैसे आपके पास सर्विस सेंटर पे जाओ, ठीक है, कि कार सर्विस सेंटर में चले जाओ या बाइक सर्विस रिपेयर सेंटर में चले जाओ, तो एक आदमी होगा वही सारी चीज इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा कि भाई अब इस वाले बाइक की नंबर लगाओ, इस वाले बाइक का नंबर लगाओ, इसमें ये कमी है, इसको ये पूरा करो, वो सारी चीज वहां पे लोग कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉल था, ठीक है, ज्यादा आपके पास वॉल्यूम प्रोडक्शन रेट नहीं है, ठीक है, आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना नहीं है, तो उस सब के लिए यहाँ पे सुटेबल कंडीशन आपका ये पड़ता है। तो वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सेंट्रल ऑफिस रिसीव्स द प्रोडक्शन शेड्यूल एंड वर्क ऑर्डर। तो यहाँ पे जो सेंट्रल ऑफिस होता है उसको ये बताया जाता है कि आपको कितना प्रोडक्शन शेड्यूल ये है और आपको इतने वर्क ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। तो ये डिसाइड करता है कि क्या सीक्वेंस ऑपरेशन क्या होगा और हर जो आपकी टाइमिंग क्या होगी। फिर ये डिस्पैच करेगा ऑर्डर को अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो आपके शॉप्स पे होंगे। ठीक है, जो आपको वर्क स्टेशन होगा उस पर अलग अलग यहाँ पे ऑर्डर को डिस्पैच करेगा। फिर जो शॉप सुपरवाइजर है वो क्या करेंगे, सिंपली फॉलो द सेंट्रल इंस्ट्रक्शन। जो शॉप पे जो नीचे वर्क स्टेशन पे जो सुपरवाइजर पड़े हुए हैं, जो लगे हुए हैं, वो क्या करेंगे, सिंपल जो आपका यहाँ पे ऑफिस है, जो आपका उनके पास जो आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आया हुआ उसको फॉलो करेंगे और जॉब को कंप्लीट करेंगे। सिंपल से यहाँ पे टास्क ये चीज हो जाता है। एडवांटेज क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपकी टीम छोटी है, आपका प्लांट छोटा है, तो आपके साथ में सभी चीजों में आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा बना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कब, क्योंकि छोटा है इसलिए आपके पास कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, क्योंकि सभी आपके पास जो डिपार्टमेंट है आपके अगल बगल हैं, तो आप कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है आपके साथ फीडबैक पहुंच जा रहा है, आप उसको तुरंत यहाँ पे करेक्ट कर ले रहे हो। यहाँ पे आपका प्रोसीजर जो है और यूनिफॉर्म होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर में तो है नहीं, जो आप सिंपल है तो हर कोई कर पा रहा है उसको। इजी सुपरविजन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, जो आपको सुपरवाइजर क्या कर रहा है उसको आसानी से सुपरवाइज कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास एक डायरेक्ट आपका इंस्ट्रक्शन आया, उसको फॉलो करते उसको सुपरवाइज कर ले रहा है, उसका रूल्स क्या है, उसके टेक्निक्स क्या है, सारी जो आपके क्या पॉलिसीज है, रेगुलेशन क्या है, वो आपका सही पड़ा हुआ है। और साथ में आप सारी चीज क्या है आपके एक साथ है, उसकी जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो भी आसानी से हो जा रही है। फ्लेक्सिबिलिटी इन रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी रिसोर्स की कमी आ रही है, कहीं पे रॉ मटेरियल नहीं आ रही है, ठीक है, कहीं पे आपका वर्कर चेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो आप आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज आपके अगल बगल है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन एंड लेबर, इसमें क्या होगा, आपका जो मशीन और लेबर है उसको आप अच्छी तरीके से आप यूटिलाइज कर पाते हो। इसके डिसएडवांटेज क्या है वो आप समझ लीजिए। डिसएडवांटेज आपकी ये है कि हो सकता है कभी कभी आपके कम्युनिकेशन में डिले हो सकता है। ठीक है, कब हो जाएगा, कम्युनिकेशन में डिले हो सकता है, स्पेशली जब आपके पास प्लांट आपका लार्ज हो, टाइम लॉस्ट इन ट्रांसमिटिंग ऑर्डर। जो आपका लार्ज प्लांट होगा, बड़े बड़े प्लांट होंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन डिले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप ऑर्डर को ट्रांसमिट करोगे तो कुछ टाइम तो लॉस होगा ही। मतलब कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर अगर दूरी ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, जो आपको ऑर्डर को जाने में कुछ टाइम आपका स्पेंड होगा ना, तो वो चीज़ आपके यहाँ पर कम्युनिकेशन डिले हो सकता है। लोकल फ्लेक्सिबिलिटी, शॉप सुपरवाइजर कैन नॉट मेक इमीडिएट डिसीजन। ठीक है, तो जो आपके नीचे वाले सुपरवाइजर हैं ये तुरंत आप खुद यहाँ पे कोई यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हैवी बर्डन ऑन द सेंट्रल कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सेंट्रल ऑफिस है इसको कई सारी चीज, हर डिपार्टमेंट यही सिर्फ खुद को इसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ रहा है, खुद को ऑर्डर देना पड़ रहा है, तो इसके पास क्या होता है, यहाँ पे एक बर्डन आ जाता है काफी ज्यादा। ठीक है, सभी चीजों को डाटा को अपडेट करना, ठीक है, रिक्वायर एक्यूरेट एंड अपडेटेड डाटा, जो सभी चीज को यहाँ पे
हर हैंडल डाटा से डाटा को हैंडल करना, टीम को हैंडल करना, इसके पास काफी ज्यादा बर्डन आ जाता है, ये डिसएडवांटेज होता है। रिस्क ऑफ द बॉटलनेस इफ सेंट्रल ऑफिस डिलेज इन इश्यूइंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखिए यदि यहाँ पे कोई इश्यू आ गया, यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन इश्यू करने में कोई भी डिले आ गया सेंट्रल ऑफिस के द्वारा, तो एक बॉटलनेक बन जाएगा कि वहां पे लोग रुके रहेंगे, वो वेट करेंगे कब यहाँ पे ये ऑफिस जहाँ कब यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन है तब आप यहाँ पे वर्क स्टार्ट करो, तब आप प्रोडक्शन स्टार्ट हो। अदरवाइज क्या होंगे, सभी आपके जो वर्कर्स हैं, जो सुपरवाइजर हैं, सभी वहां पे रुके रहेंगे। ठीक है, सिर्फ किसका, यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस का वहां पे इंस्ट्रक्शन आने तक का। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देना होता है। इसके अब बात करते हैं हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग सिस्टम आते हैं, किसका, डिसेंट्रलाइज का। तो भी आपने देखा कि जितना भी आपके ऑफिस, जितना भी आपके इंस्ट्रक्शन आते थे, एक कंट्रोल ऑफिस होता था, एक सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस होता था, वही सारे इंस्ट्रक्शन आते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में, ठीक है, हर डिपार्टमेंट में या हर शॉप पे एक इंडिविजुअल ऑफिस होता है जिसको ये ऑथराइजेशन है कि वो अपने शॉप या अपने डिपार्टमेंट के लिए जो डिसीजन है वो खुद ले सकता है। ठीक है, या इंस्ट्रक्शन खुद दे सकता है। तो वहां पे उसका क्या होता है, वो चीजें डिसेंट्रलाइज होती हैं। क्या उसने किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना अलग अलग बांट दिया गया। तो यहाँ पे हो गया आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो यहाँ पे देखिएगा, ईच डिपार्टमेंट और सेक्शन हैज इट्स ओन डिस्पैचिंग ऑफिस which control operation locally based on the overall production schedule provided by the PPC। जब प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल बोलते हो, पीपीसी करते हो, प्लानिंग करते हो, उसको क्या करते हो, हर डिपार्टमेंट को आप ये भेज देते हो कि मुझे इस महीने या इस हफ्ते मुझे इतना प्रोडक्शन चाहिए। तो अब वहां पे जो आपका लोकल शॉप हैं, जो आपके शॉप फ्लोर्स हैं, वो अपने हिसाब से क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, उसके अपने वो देखेंगे हमारे पास मटेरियल कितना रिक्वायरमेंट है, कितना हमारे पास मटेरियल है, कितने इसके पास रिसोर्स हमारे पास है, कितने हमारे पास मशीन अवेलेबल है, उसके हिसाब से अपना वो अपना, अगर नहीं हो गए तो आपको फीडबैक देंगे कि मेरे पास से कमी है, इसको पूरा करवाइए। अगर होगा तो अपने हिसाब से वो क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे अपना काम करना। तो ये आपका क्या होगा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये बोलेगा इश्यूइंग डिस्पैचिंग ऑर्डर डेलीगेटेड टू द इंडिविजुअल शॉप और डिपार्टमेंटल ऑफिस। जो आपको वहां पे डिपार्टमेंटल ऑफिस होंगे उनको यहाँ पे डेलीगेट कर दिया गया है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। जैसे यहाँ पे ईच डिपार्टमेंट, जैसे विंग डिपार्टमेंट हो गया, फ्यूसलेज हो गया और यहाँ पे इंजन हो गया, तो इनके लिए अपने एक अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो हैज इट्स ओन डिस्पैच ऑफिस टू हैंडल इट्स इंटरनल वर्क ऑर्डर। ठीक है, इसके अपने अलग वर्क ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए अपना इनके पास अलग यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस बना रखा है, डिस्पैचिंग ऑफिस बना रखा है। उनका काम रहेगा इसको डिस्पैच करवाना। ठीक है, अब विंग वाले को हमको जब वहां पीपीसी का ऑर्डर आएगा तो ये बोलेगा हमको इस हफ्ते इतने विंग्स चाहिए, इतने हमको फ्यूसलेज चाहिए, इतना हमको यहाँ पे इंजन चाहिए, अलग डिपार्टमेंट को दे दिया। अब उनका काम है वो कंप्लीट करके हमको दे। ठीक है, हुआ हमारे पास एक ऑफिस नहीं होकर के सभी के पास अपने एक अलग ऑफिस है, वो अपना सारा काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि डिसेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग जो हमारा है वो कहाँ हमें वर्क कर सकता है। ध्यान दीजिए, इसकी सुटेबिलिटी कंडीशन क्या है, वहाँ पे जहाँ हमारे पास इंडस्ट्री क्या हो, लार्ज स्केल में बड़ी इंडस्ट्री हो। ठीक है, और उसका नेचर क्या हो, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, जो ऑपरेशन का जो नेचर हो कॉम्प्लेक्स हो। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिसेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग ऑफिस डाल देंगे। यहाँ देखिए इंजन क्या है, इंजन बनाना खुद एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक, कॉम्प्लेक्स होता है इंजन बनाना। ठीक है, आपकी फ्यूसलेज जो आपकी बॉडी होती है एयरक्राफ्ट की, वो आपकी फ्यूसलेज कहलाती है। ठीक है, तो उसका विंग्स बनाना खुद ही अपने आप में एक मेन टास्क होता है, एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। तो इसलिए क्या करते हैं हम यहाँ पे हर डिपार्टमेंट को अपना एक अलग ही डिस्पैचिंग ऑफिस दे रखे हैं, वो अपने डिसीजन खुद ले रही है। बट हमको क्या है, सिर्फ हमारा जो पीपीसी द्वारा आया गया ऑर्डर है उसको कंप्लीट करना है, और शेड्यूल जो है उसको हम प्रोवाइड करवा देंगे। अब वो यहाँ पे डिस्पैचिंग ऑफिस है, उनका काम है। वेयर डिपार्टमेंट्स आर वाइडली सेपरेटेड जियोग्राफिकली। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो दूर दूर हैं, जैसे आपका इंजन कहीं और एरिया में बन रहा है, विंग्स कहीं और एरिया में बन रहा है, जो आपके फ्यूसलेज हैं किसी और दूसरे एरिया में, किसी दूसरे स्टेट में बन रहा है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो एक जगह से वहाँ पे ऑर्डर देना, कंट्रोल करना डिफिकल्ट होगा। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो आपका वहाँ पे जो लोकल बना दिया गया, उसको एक अपना खुद का वहाँ पे एक ऑफिस बना दिया गया, वो अपना पूरा यहाँ पे डिस्पैचिंग करा रहा है, तो वहाँ पे बोला जाएगा। ठीक है, वेयर स्पेशलाइज्ड एंड स्किल सुपरविजन एग्जिस्ट फॉर ईच शॉप। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन ये भी है कि अगर हमारे जो ऑफिस है, जो हमारे पास डिस्पैचिंग ऑफिस है या फिर आपका जो कंट्रोल ऑफिस है, वहाँ पे एक स्किल्ड और सुपरवाइजर, यहाँ पे स्किल्ड सुपरविजन, यहाँ पे स्पेशलाइज और स्किल्ड सुपरवाइजर वहाँ पे अगर खुद हैं तो वही सारी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो यदि आपके पास ऐसे हैं तब आप ये चीज़ यूज कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आपका शिप बिल्डिंग हो गया, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या हैवी मशीनरी इंडस्ट्री हो गई, तो उस केस में हम यहाँ सारी चीज़ें यूज करते हैं, वहाँ पे हम यूज करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग। ठीक है, इसके भी यहाँ पे कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। इसके एडवांटेज क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्विक डिसीजन मेकिंग।
हर कोई या हर डिपार्टमेंट अपना डिसीजन खुद ले पा रहा है, अपना वर्क ऑर्डर खुद लगा पा रहा है, अपना परचेज खुद कर पा रहा है, तो उसका एक डिसीजन में हेल्प मिल जाती है। रिड्यूस्ड कम्युनिकेशन डिले, ठीक है, कम्युनिकेशन का डिले हो गया, कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सब कुछ साथ ही है, ठीक है। हाँ, सब कुछ आपके ऑफिस में ही हो रहा है, आपके ऑफिस का जो ऑर्डर मिला है आपको वही उतना कंप्लीट करना है, दूसरा क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। तो आप अपने ऑफिस को, अपने प्लांट को आसानी से वहां पे कंट्रोल कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, लोकल सुपरवाइजर कैन एडजस्ट वर्क बेस्ड ऑन द एक्चुअल साथ। लोकल सुपरवाइजर मतलब क्या है कि वहां पे जो एक अलग ऑफिस है, जो विंग डिपार्टमेंट है, वहां पे जो सुपरवाइजर है वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर पा रहे हैं। बेटर कंट्रोल, सुपरवाइजर आर मोर अवेयर ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स, जैसे आपको मशीन ब्रेकडाउन, अब्सेंटीजम, ठीक है, तो वहां पे सुपरवाइजर उनको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, हिसाब से उसको वहां पे डिसीजन ले पा रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज मोटिवेशन, लोकल अथॉरिटी मेक्स स्टाफ फील रिस्पॉन्सिबल। तो जब आपको लगता है जो वहां पे वर्कर है, वर्कर को लगता है कि हमारे जो सुपरवाइजर है वो काफी पावरफुल है, क्योंकि ये डिसीजन खुद ले पा रहे हैं, तो क्या होंगे उनके साथ जो आपका उनका मोराल है, उनका जो मोटिवेशन वो हाई रहेगा, ठीक है। उनको लगेगा कि हम डायरेक्ट ऊपर बॉस के साथ में रह रहा हूँ, ठीक है, उनको अच्छा लगता है, ठीक है, मेरा बॉस मुझे सुनता है, सारी चीज उनका जो मोटिवेशन अच्छा रहेगा, मोटिवेशन हाई रहेगा, तो अच्छी तरह से वो क्या करेंगे, एफिशिएंटली अपने प्रोडक्शन में अपने वर्क को यहाँ पे अंजाम देंगे। इसके डिसएडवांटेज भी कुछ है, वहां पर इसको देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ ओवरऑल कोऑर्डिनेशन। अब लैक ऑफ ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे एक सेंट्रल ऑफिस है जिसने यहाँ पे अलग अलग आपके डिपार्टमेंट है, इसने सिर्फ क्या किया, इस डिपार्टमेंट को बता दिया कि आपको इतना प्रोडक्शन करना है, इस डिपार्टमेंट को बोल दिया इसको इतना प्रोडक्शन करना है, इस डिपार्टमेंट बोल दिया आपको इतना प्रोडक्शन करना है, इस डिपार्टमेंट बोल दिया गया इतना आपको प्रोडक्शन करके देना है, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि एक ही चीज से हो जाए, इन दोनों का, इनके साथ कोई यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, इनका यहाँ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इनका यहाँ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो जो आपके अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ आपका ओवरऑल कोऑर्डिनेशन क्या है, वो थोड़ा सा आपका लो हो जाता है। तो ईच शॉप में ऑप्टिमाइज इट्स ओन वर्क इग्नोरिंग द बिगर पिक्चर, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिर्फ अपने आप को ही यहाँ पे ध्यान देंगे, पूरे बिगर पिक्चर को नहीं ध्यान देंगे। तो जो आपका यहाँ पे है ये इसको यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट बन जाती है, सभी को यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। बट यहाँ पे जो एक अलग अलग ऑफिस है, इसको, ये तो आपका सेंट्रल ऑफिस हो गया जो काफी ऊपर है, ठीक है, इस तो अपने आदेश देके छुट्टी हो गया, ऑर्डर देके छुट्टी हो गया, बट यहाँ पे सारी चीज ये आपस में ऑर्गेनाइज नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, एच डिपार्टमेंट कीप इट्स ओन डिस्पैचिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। क्या देखिएगा, अपना जो हर डिपार्टमेंट अपना ही रिकॉर्ड रखेगा, किसी दूसरे के रिकॉर्ड नहीं रख पाएगा, तो थोड़ा सा वहां पे भी इश्यू आ जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि आपको इंजन की पहले जरूरत थी, लेकिन विंग आप पहले पास ज्यादा आ गया, विंग वाले ने पहला प्रोडक्शन कंप्लीट करके आपके पास विंग आ गया, ठीक है। इंजन अभी आपके पास आया ही नहीं है, इंजन बात छोड़िए, इंजन आ गया आपके पास, अभी तो पूरा बॉडी आया नहीं जहां पे आप इंजन को फिट करोगे, तो सारी चीज वहां पे थोड़ा सा ये आपके पास क्या होती है, डिसएडवांटेज हो जाती है कि यहाँ पे जो आपकी प्रायोरिटीज है, किस डिपार्टमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किस डिपार्टमेंट को ज्यादा फोकस करके उसको पहले डिस्पैच करना है ऑर्डर को, वो थोड़ा सा यहाँ पे आपकी डिसएडवांटेज हो जाती है। डिफिकल्ट टू बैलेंस लोड अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन, ठीक है। तो अलग अलग जो सेक्शंस है उनके बीच में जो आपका लोड्स है, जो बैलेंस करना है, वो थोड़ा सा मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, किसी के पास ज्यादा लोड हो गया, किसी के पास कम लोड है, ठीक है। ये सारी चीज वहां पे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, किसमें, आपकी डिसेंट्रलाइज आपके ऑफिस में, डिसेंट्रलाइज डिस्पैचिंग में। वो तो आपके थे क्या साथियों, आपके टाइप्स ऑफ डिस्पैचिंग थे। यहाँ पे प्रायोरिटी रोल्स क्या है डिस्पैचिंग के, वो चीज ध्यान देते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी रोल्स मतलब साथियों कि हम कैसे ध्यान देते हैं, ठीक है। आपके यहाँ जब खाना बनता है तो ये होता है, पहले जो शाम वाला खाना था, सुबह आपने खाना बनाया, जो आपको पुराना खाना तो होता है जल्दी इसको फिनिश कर लो, ठीक है। आपको प्रायोरिटी दे रहे हो ना, किस चीज की प्रायोरिटी दे रहे हो, तो वही आपके रूल्स हो गए। यहाँ पे देखिए कौन कौन से रूल्स हैं, देखिएगा यहाँ पे पहले आपका है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। जो पहले आया है उसको पहले सर्व करो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, या फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे जॉब्स आर प्रोवाइडेड इन द ऑर्डर दे अराइव, जैसे आपका ऑर्डर आया उसको ऐसे उसको हम क्या करें, ऑर्डर को हम चलना चालू कर दिया। इट इज द सिंपलेस्ट टूल ट्रेड्स ऑल जॉब्स इक्वली यूजफुल व्हेन ऑल जॉब्स आर सिमिलर इंपॉर्टेंस। जब आपके सारे जॉब्स एक ही इंपॉर्टेंस के हैं, सभी का इंपॉर्टेंस अलग ही रखा गया है, तो हम क्या करेंगे, जो पहले ऑर्डर आया है उसको हम पहले देंगे। मतलब वही है कि जॉब जब आप शॉप पे हो, मतलब कि जब कोई दुकान खोला है आपने, वहां पे जो पहले कस्टमर आएगा आपने क्या किया, उसको पहले सामान दिखाओगे ना, ऐसा नहीं जो लेट में आ रहा है उसको पहले दिखा दोगे, ऐसा नहीं ना। तो यहाँ पे एक चीज होती है कि जो आपके पास पहले आया है उसको आप पहले सेवा दो, जो आपके पास पहला कस्टमर आया है उसको आप पहले इसको सामान दो। यही आपका क्या हो गया, फर्स्ट कम
फर्स्ट सर्व्ड। ठीक है, जैसे यहाँ देखिएगा इफ ए जॉब अराइव फर्स्ट देन जॉब बी देन जॉब सी, द ऑर्डर विल बी ए बी सी। तो जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर आया है वैसे वैसे आप उसको क्या करोगे, उसी शेड्यूल में आप क्या करोगे, उसको कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो यह क्या हो गया आपके डिस्पैचिंग रूल में पहला आपने क्या पढ़ा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, अगला आता है आपका अर्लीस्ट ड्यू डेट। ठीक है, अर्लीस्ट ड्यू डेट, ठीक है, जिसका ड्यू डेट पहले आ रहा है, मतलब कि जिसका आपको डिलीवरी पहले देना है उसको आप पहले दोगे। ठीक है, ऑन टाइम यहाँ पे करता है। तो जॉब विद द नियरेस्ट डिलीवरी डेट इज गिवन प्रायोरिटी। ठीक है, आपके पास 3-4 ऑर्डर आए हैं, अभी बताते हैं। ठीक है, यहाँ देखो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लेट डिलीवरीज एंड इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो यदि आपके पास सभी का डेट आएगा, जब आप ऑर्डर दोगे तो आप यहाँ पे दे दिया जाएगा ना, आप कोई इस दिन डिलीवरी हो जाएगी प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक जॉब ए है जिसका ड्यू डेट आपका 20 तारीख है, बी का आपका ड्यू डेट आपका 18 है, सी का ड्यू डेट आपका 25 है। तो यहाँ पे ड्यू डेट किसकी पहली है, आपको 18 की बात हो रही है, यहाँ पे 18 वाले को आपको पहले डिलीवर करना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे प्रोसेस में क्या करोगे, बी पहले आएगा। जब आप बी की बात करोगे तो पहले आएगा, क्योंकि बी को आपको 18 को ही डिलीवरी करनी है। फिर उसके बाद आपको 20 ए आएगा, क्योंकि उसको 20 को डिलीवरी करनी है। फिर उसके बाद आपका सी का नंबर आएगा, उसको क्योंकि 25 को डिलीवरी करनी है। तो यहाँ पे क्या आया, 18 20 25। तो यहाँ पे देखिएगा बी को पहले हम ध्यान देंगे, फिर उसके बाद हम ए को ध्यान देंगे, फिर हम जाएंगे सी की ओर। तो हमारा कहलाता है अर्लीस्ट ड्यू डेट प्रायोरिटी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, जिसका ड्यू डेट पहले आया है हम उसको ज्यादा प्रोसेस करेंगे, उस ऑर्डर को हम पहले डिस्पैच करेंगे। अगला हमारा आता है यहाँ पे, अगला आता है हमारा SPT, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। क्या था आपका, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, जिसको बोलते हैं SPT। तो यहाँ पे हम क्या कर देखिएगा, द जॉब दैट टेक्स लीस्ट टाइम कंप्लीट इज डन फर्स्ट, हेल्प्स टू रिड्यूस एवरेज वेटिंग टाइम एंड इंक्रीज मशीन एफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो जॉब में कम टाइम लग रहा है, जो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में हमको कम टाइम लग रहा है, उसको हम पहले करेंगे। ठीक है, कहते नहीं यार ये थोड़ा सा, आप घर में कई सारे वर्कर लगाओ काम करने के लिए, यार छोटा सा ये 5 मिनट काम है, इसको कर लो, फिर इस वाले में लग जाना। ठीक है, ये होता है ना, कई सारे कहीं आप काम करने जाओ तो यार इसमें थोड़ा 10 मिनट का ये काम है, ये कर लो, उसके बाद उस वाले में लग जाना। ठीक है, यही चीज होता है ना। तो सेम चीज वही बात करिए, यहाँ पे SPT की बात होती है, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि जॉब ए आपका 2 घंटे लेता है, जॉब बी आपका 5 घंटे लेता है, और जॉब सी आपका 3 घंटे लेता है। तो आप कैसे ऑर्डर को लगाओगे, पहले जो सबसे कम लगता है वहां पे आपका हो गया 2 आवर्स, तो ए आप करोगे पहले, फिर उसके बाद आप सी की ओर जाओगे क्योंकि सी 3 घंटे ले रहा है, फिर उसके बाद आप बी की ओर जाओगे 5 घंटे के लिए। ठीक है, तो जो आपको कम टाइम ले रहा है उसको पहले ऑर्डर को, उस ऑर्डर को आप पहले एग्जीक्यूट करोगे, उसको पहले डिस्पैच करोगे। अगला आता है आपका LPT। ठीक है, इसका अपोजिट हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आता है लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, जॉब दैट रिक्वायर्स द मोस्ट टाइम इज डन फर्स्ट। ठीक है, जो आपका ज्यादा टाइम ले रहा है उसको हम यहाँ पे पहले करेंगे। यूज्ड व्हेन सेटअप और चेंज ओवर कॉस्ट इज हाई, सो डूइंग द लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। तो यहाँ पे कब यूज करते हैं, जब यहाँ पे हमारा सेटअप कॉस्ट या चेंज ओवर कॉस्ट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जैसे आपके पास 3 जॉब है, एक जॉब आपका ए है, एक जॉब आपका बी है, एक जॉब आपका सी है। ठीक है, जॉब ए आपने किया, अब जब आप जॉब ए जॉब बी सबके लिए आपको थोड़ा सा प्रोडक्शन चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको डिजाइन चेंज करनी पड़ रही है। जब डिजाइन चेंज करने में उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए क्या होता है कि जो आपका ज्यादा समय लगने वाला है वो ये होता है कि क्या कर देंगे, जो ज्यादा टाइम लेने वाला है उसको हम पहले प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे जॉब ए 6 घंटे ले रहा था, जॉब सी 3 घंटे ले रहा है, जॉब सी 2 घंटे ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए को डन करेंगे, फिर बी को डन करेंगे, फिर सी को डन करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो चेंज ओवर कॉस्ट है, जो सेटअप कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि यह सेव टाइम बच जाएगा। आप 6 घंटे काम कर रहे हो, 6 घंटे हुआ, 6 घंटे काम करने के बाद आपने थोड़ा सा चेंज किया, फिर आप 3 घंटे वाले को किया, फिर यहाँ पे 2 घंटे वाले को किया, इस प्रकार से काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये प्रायोरिटी रूल है डिस्पैचिंग का। जो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ डिस्पैचिंग बताया मैंने 2, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये बताया कि आपके प्रायोरिटी रूल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपके हैं FCFS, ठीक, EDD, ठीक है, और यहाँ पे आपका SPT, यहाँ पे आपका LPT। ठीक है, तो ये आपके हो गए साथियों डिस्पैचिंग। तो मैंने अभी बात की यहाँ पे राउटिंग, शेड्यूलिंग और डिस्पैचिंग। और इस प्रोडक्शन प्लानिंग का एक नया कॉन्सेप्ट आया है JIT इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। JIT बोलता है यहाँ पे जस्ट इन टाइम। क्या हो जाता है यहाँ पे, जस्ट इन टाइम। मतलब कि सोचिए, एक तो ये हो गया आपके घर खाना बनता है, खाना बनते समय मम्मी ने क्या किया कि रोटी को बना के रख दिया, रोटी को आपने बना के रख दिया, यह हुआ कि जब किसी को भूख लगी वो खा लेगा। तो हमने क्या किया, प्रोडक्शन आपने पहले ही रख दिया, और जो आपको रोटी रखी हुई क्या होगी, आपकी इन्वेंट्री हो गई। और आपको जब डिमांड, मतलब जब आपको भूख लगी तो आपने उस इन्वेंट्री से निकाल के आपने खा लिया, ये बात हो गई। लेकिन जस्ट इन टाइम में क्या हुआ, मम्मी ने क्या क्या कहा कि जब हमारे पास डिमांड आएगी,
जितने नंबर की डिमांड आएगी उतनी नंबर में हम यहाँ पे रोटी बना लेंगे। जितना आपको भूख लगेगी उतने टाइम में हम क्या करेंगे, उतने ही हम यहाँ पे रोटी बना के सेक लेंगे, ताकि आप गर्मा गर्मा आप रोटी खा लो। तो यहाँ पे क्या फायदा हुआ कि जो आपको क्या लगा, गर्मा गर्म रोटी खाए तो आप अच्छी तरह सेटिस्फाई हो, आपको लेटेस्ट प्रोडक्ट मिला, ठीक है, कोई आपको वेस्ट नहीं था। मम्मी को क्या अच्छा हुआ कि इन्वेंट्री उनकी बची रही, उन्होंने ज्यादा बना कर रख देते, आपने का डिमांड कम होता तो आपको भूख ना लगे तो क्या जाता, वेस्ट जाता। तो ये चीज आपका यूज होता है यहाँ पे जस्ट इन टाइम में। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, हम उतना ही प्रोडक्शन करेंगे जितना हमारा डिमांड है, और उसी टाइम पे करेंगे जब हमारा डिमांड आएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगता है। देखिएगा, जस्ट इन टाइम इज प्रोडक्शन फिलॉसफी दैट मींस प्रोड्यूसिंग ओनली व्हाट इज नीडेड, क्या नीड है, जब जरूरत पड़ेगी, और इन द एग्जैक्ट क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में नीड होगी उसी क्वांटिटी में हम यहाँ प्रोड्यूस करेंगे। तो किसकी जरूरत है उसको हम प्रोड्यूस करेंगे, कब जरूरत पड़ेगी तभी उसको प्रोड्यूस करेंगे, और जितने क्वांटिटी में जरूरत पड़ेगी उतनी ही क्वांटिटी में उसको हम प्रोड्यूस करेंगे। ये कहलाएगा आपका जस्ट इन टाइम। तो इन सिंपल वर्ड्स, राइट मटेरियल एट द राइट टाइम इन द राइट अमाउंट। ठीक है, जो आपकी राइट मटेरियल, जो आपका मटेरियल प्रोड्यूस करना है, उस मटेरियल को सही टाइम पे और सही अमाउंट में आपको प्रोड्यूस करना कहलाएगा JIT कहलाएगा, जस्ट इन टाइम की बात होती है। ठीक है, तो इसमें क्या फायदा हो देखिएगा, इंस्टेड ऑफ कीपिंग लार्ज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स, JIT फोकस ऑन द स्मॉल कंटिन्यूअस प्रोडक्शन वेयर द मटेरियल अराइव जस्ट इन टाइम फॉर यूज, नॉट बिफोर और नॉट आफ्टर। तो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, जब आपकी बात होगी प्रोडक्शन की, JIT आप फॉलो करोगे तो इवन आप वहां पे जो रॉ मटेरियल है उसको भी तभी मंगाओगे जब आपकी जरूरत पड़ेगी। मतलब कि आज आपको 100 क्वांटिटी आपको यहां पे प्रोड्यूस करना है, तो 100 क्वांटिटी के लिए ही आप रॉ मटेरियल मंगाओगे। कितना, 100 क्वांटिटी के लिए। मान लीजिए ये डेट है आपका 29 अक्टूबर, इतना इस दिन आपको 100 आपको यहाँ पे क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। तो इसके लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो रॉ मटेरियल को भी आप क्या करोगे, 20 आपको यहाँ पे 10 बजे जरूरत पड़ेगी, तो क्या करोगे, ऑर्डर इस प्रकार से लगाओगे कि 10 अक्टूबर को सुबह आपके 6 बजे या 10 बजे से पहले आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो आ जाए। ठीक है, क्या हो जाए, 29 अक्टूबर को ही यहाँ पे आपको सुबह 6 बजे तक आपके पास रॉ मटेरियल आ जाए, ताकि उसको भी यहाँ पे इन्वेंट्री में न रखनी पड़े, उसके लिए भी हमको कोई वेयर हाउस की जरूरत ना पड़े। और जैसे 6 तारीख को आया, और ध्यान दीजिएगा 6 बजे आया, और वो भी जो रॉ मटेरियल आएगा वो सिर्फ 100 क्वांटिटी के लिए ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, नहीं तो आपको फिर से यहाँ पे स्टॉक रखना पड़ जाएगा। तो जितने क्वांटिटी में, अब इसके लिए जो रॉ मटेरियल आया है उसके लिए भी हम उतना ही रॉ मटेरियल मंगाया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 29 तारीख को यहाँ पे शाम को 5 बजे तक हमने क्या किया, यहाँ पे 100 यूनिट हमने क्या किया, प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, क्योंकि 100 यूनिट आपने क्यों प्रोड्यूस किया, क्योंकि आपको ये था कि 30 तारीख को हमको 100 यूनिट आपका डिमांड आया था। ठीक है, 30 तारीख को आपका डिमांड कितना था, 100 यूनिट का। ठीक है, अब आपने क्या किया, जैसे आपने 29 तारीख को शाम 5 बजे तक आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, उसके बाद जस्ट आपने क्या किया, उसको डिस्पैच कर दिया कस्टमर के लिए। ठीक, क्योंकि आपका डिमांड कितना था, 100 यूनिट कस्टमर के पास भेजना था, तो आपने 29 तारीख को आपने क्या किया, उसको प्रोड्यूस करके भेज दिया। 30 तारीख तक आप कस्टमर के पास जो आपके 100 यूनिट की रिक्वायरमेंट थी वो उसके पास पहुंच गई। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सारी चीज क्या हो रही है, जस्ट इन टाइम हो रही है। तो ना तो इसने अपने पास जो फैक्ट्री थी, ना इसने अपने पास ना तो रॉ मटेरियल का स्टॉक रखा, ना तो फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक किया, ना रखा, और जितना जरूरत थी उतना उसने बना के दे दिया। तो यहाँ पे ना तो इन्वेंट्री झंझट आई, ना तो वेयर हाउस आया। ठीक है, और आप सेफ और आपकी स्पेस की भी कम जरूरत पड़ी, क्योंकि आपको इन्वेंट्री रखनी ही नहीं थी। तो ये कहलाता है आपका जस्ट इन टाइम, मतलब कि सारी चीजें सही टाइम पे हो रही हैं, और जितने क्वांटिटी में जरूरत है उतनी ही क्वांटिटी में हो रही है। इवन यहाँ पे आपकी जो परचेजिंग है वो भी, प्रोडक्शन है वो भी, डिस्पैचिंग है वो भी, ठीक है, सब कुछ उतने ही मात्रा में होना अब क्या लाएगी, JIT कहलाएगी। तो ये तो मैंने बताया यहाँ पे टोटल आपके सिस्टम बताया, कंपनी में बताया, ऐसा होगा। लेकिन ऑपरेशन में क्या है, ऑपरेशन में क्या आएंगे, छोटे छोटे स्टेशन आएंगे। ठीक है, यहाँ क्या आएंगे, आपकी स्टेशन से लगे होंगे, अलग अलग स्टेशन होंगे, कटिंग असेंबली जो भी मैंने बताया एग्जाम्पल लिया था, तो वहां पे भी वही बात है कि वहां पे जितना टाइम हमको, जितने क्वांटिटी हमको प्रोड्यूस करना है उतना ही करेंगे। ठीक है, हर स्टेशन पे जितना हमको जरूरत पड़ेगी, जितना डिमांड है उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, हमारे पास स्टेशन, हर स्टेशन क्या होगा, हमारे पास शॉर्टेज, यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री रखनी पड़ जाएगी, जिस कारण हमको ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, हालांकि उससे अच्छा एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने यहाँ पे ग्राफ में बता दिया। सपोज एक कार कंपनी नीड्स 100 सीट्स टुडे टू असेंबल द 100 कार्स। 100 कार को असेंबल करने के लिए आज ही हमको 100 सीट्स चाहिए। तो अंडर JIT क्या करेंगे, द सीट सप्लायर विल डिलीवर द एग्जैक्टली 100 सीट ऑन द सेम डे, नॉट मोर और लेस। तो सेम जो आपका सीट सप्लायर है वो सिर्फ क्या करेगा,
100 ही सीट वो सप्लाई करेगा कार के लिए, उससे ज्यादा कम नहीं करेगा। ठीक है, दिस वे द कंपनी डज नॉट नीड द स्टोर एक्स्ट्रा सीट्स इन द वेयर हाउस। तो आपको यहाँ पे वेयर हाउस में ज्यादा सीट्स स्टोर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज है, और आप यहाँ पे लिफ्टेड से यहाँ पे सप्लाई पाओगे, जिसका आपकी सेटिस्फेक्शन भी अच्छी रहेगी। इसके मेन एम क्या है वो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ बात हुई गई यहाँ पे मेन एम टू प्रोड्यूस अ डिलीवर प्रोडक्ट जस्ट इन टाइम टू मीट द कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड को मीट करने में हम क्या करें, सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही डिलीवर करेंगे। कहाँ पे, जस्ट इन टाइम, उसी टाइम में हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। टू अवॉइड द ओवर प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा इन्वेंटरी और वेटिंग टाइम। तो इसके कारण हमको यहाँ पे वेटिंग टाइम भी हमको कम रखना पड़ेगा, वेटिंग टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ में जो आपके पास ओवर प्रोडक्शन है उसको भी हमको यहाँ पे रखना नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये सारे कास्ट हमारे पास बच जाएंगे। टू मेक द प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथ, फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। जो हमको पता है सारी चीज सब कुछ फ्लो में हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस होगा वो स्मूथ होगा, इवन कॉस्ट भी हमारा बचेगा। ठीक है, और आपका फास्ट आप यहाँ प्रोडक्शन कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कोई वेयर हाउस नहीं है, आपको इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं करनी है। ठीक है, कि आप पहले आपको ये वाला प्रोडक्ट यूज करना है, पहले सॉरी आपको इन्वेंट्री यूज करना है, फिर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको यूज करना है। इसमें बहुत सारी चीजें डिसीजन होती हैं। अब तो मैं छोटा सा वर्ड बोल रहा हूँ, जब प्रोडक्शन में जाओगे, जब आप प्रोडक्शन में काम करोगे, तो ये सारी बहुत बड़ी चीजें होती हैं। अब यहाँ बात करते हैं हाउ जीआईटी वर्क्स। तो ये मैंने बता ही दिया था। ठीक है, रॉ मटेरियल आर ऑर्डर्ड ओनली व्हेन नीडेड। ठीक है, मैंने इसको बता दिया था, रॉ मटेरियल आर ऑर्डर्ड ओनली व्हेन नीडेड। प्रोडक्शन स्टार्ट ओनली आफ्टर देयर इज एन एक्चुअल ऑर्डर डिमांड। जब आपके एक्चुअल ऑर्डर आ जाएगा तभी आपने यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्शन स्टार्ट किया। फिनिश्ड गुड्स आर सेंट इमीडिएटली, नॉट स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, जितना आपने फिनिश्ड गुड बनाया उसको आपने क्या किया, आगे भेज दिया, वहां पे आपको रखना नहीं था। ठीक है, बट यहाँ पे एक जरूरत है, दिस रिक्वायर्स गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वर्कर, सप्लायर एंड कस्टमर। तो आपके सभी के साथ यहाँ पे अच्छा सा कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, अच्छा सा ट्रस्ट होना जरूरी है। सप्लायर के पास उतना आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए तो सप्लाई कर पाए, आपके पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उस एक्चुअल डिमांड को आप तुरंत यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर पाओ, और साथ में आपके पास वो सुविधा होनी चाहिए कि उसको तुरंत आप सब कस्टमर तक यहाँ पे पहुंचा पाओ। तो वो सारी चीज यहाँ पे अच्छी तरह से आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए उन सभी चीजों को लेकर के। अब इसके लिमिटेशंस क्या है वो हम बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस कुछ ही लिमिटेशंस हैं, बाकी सारे फायदे ही हुए। तो लिमिटेशंस ये है कि रिक्वायर्स हाई रिलायबिलिटी फ्रॉम द सप्लायर। ठीक है, आपको सप्लायर जो है आपके जो रॉ मटेरियल का सप्लाई कर रहा है उसके पास आप ज्यादा रिलायबल होगे, क्योंकि आपको डर रहेगा कि अगर इसने जो आपका सप्लायर है यदि उसने जो रॉ मटेरियल अगर सप्लाई नहीं कर पाया तो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, आपका उस टाइम पे प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो यहाँ पे सप्लायर के पास आप ज्यादा रिलायबल होगे। एनी डिले कैन स्टॉप होल प्रोडक्शन लाइन। सप्लायर में हो सकता है या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में हो सकता है, कहीं भी यदि आपको थोड़ा सा भी डिले होता है तो आप उसका सप्लाई नहीं कर पाओगे, प्रोडक्शन लाइन आपकी थोड़ी सी स्टॉप हो सकती है। नॉट सुटेबल वेयर डिमांड इज हाईली अनसर्टेन। वैसी जगह पर नहीं कर पाओगे जहां आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, जहां पे डिमांड में आपको ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है तो रॉ मटेरियल जो आपका सप्लायर है वो ये नहीं बता पाएगा, आप उसको नहीं बोल पाओगे कि हमको आज इतना चाहिए, आज हमको 100 यूनिट चाहिए, आपने बोला ठीक है मैं दे दूंगा। ठीक है, अगले दिन बोलो मुझे आज 500 यूनिट चाहिए, बोलेगा भाई इतना जल्दी मैं कहाँ करूंगा, इतने मेरे पास साधन नहीं है कि मेरे पास स्टॉक तो पड़ा है बट मेरे पास इतने ट्रक्स नहीं है, इतने ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, कब तक मैं भेज पाऊँ, तो वहां भी दिक्कत आ जाएगी। तो एक स्टेबल यदि आपके पास स्टेबल डिमांड आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है, आपको पता है इतना बेनिफिट डिमांड रहेगा, तो उसी टाइम पे हम यहाँ पे सप्लायर से बोल सकते हैं। उतना हमारे पास कैपेसिटी रहेगी, उतना पास मशीन प्लानिंग है, तो उसको हम यहाँ पे अपने इन फैक्ट्री आपका जो रॉ मटेरियल है उसको हम यूज करके हम फिनिश्ड गुड्स भी बना पाएंगे, और साथ मेरे पास भी उतना यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि हम उसको यहाँ पे कस्टमर तक हम सप्लाई उसको हम दे पाए। तो सेम चीज यहाँ पे बात हो गई कि हम इसको यहाँ इसे हम वहीं यूज करेंगे कि जहां पर मेरा जो डिमांड है वो स्टेबल हो। ठीक है, अगर हमारे पास ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, ज्यादा हाईली अनसर्टेन डिमांड्स हैं, तो वहां हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे जीआईटी का। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज ने सारी चीज पढ़ा आपने। ठीक, मैं फिर बता दूं आपने क्या क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा, आप पीपीसी में पढ़ा, आपने प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में आपने राउटिंग पढ़ा, शेड्यूलिंग पढ़ा, डिस्पैचिंग पढ़ा, और आज आपने पढ़ा जो न्यू मॉडर्न है आपका जीआईटी, कॉन्सेप्ट ऑफ जीआईटी, जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया। साथियों ये आपका इस प्रकार से आपका यहाँ पे थोड़ा सा बता आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके लिए साथ मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही। ठीक है, आप फोल्डर में जाइएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नाम से आपको फोल्डर है, उस वीडियो को देखिएगा, वहां पे उसमें आपको बार चार्ट, ग्रांट चार्ट, सीपीएम, पर्ट, सारा न्यूमेरिकल के साथ मैंने वहां पे कवर किया है, आप उसको देखिएगा, उसके क्वेश्चन भी यहाँ पे फॉलो करिएगा। तो इस प्रकार से आप पूरे डिटेल के साथ इस यूनिट को कंप्लीट कर पाएंगे और अच्छी तरह से आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को कंप्लीट करके और अच्छे एग्जाम में आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बस आज इतना ही था, अब मिलेंगे आपको नए वीडियो में किसी और सब्जेक्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।